जो आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शुरुआत एक बड़ी खबर से। बॉर्डर पर चीन की नई चाल सामने आई है। बॉर्डर पर एयर सप्लाई मजबूत कर रहा है चीन। ऊंचाई वाले इलाकों में चीन की एयर सप्लाई, हथियार, रसद और ऑक्सीजन टैंक पहुंचा रहा है चीन। चीन ने ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया है। भारत से दोस्ती की आड़ में चीन सीमा पर अपनी एयर सप्लाई को मजबूत कर रहा है। वो इसके जरिए सीमा पर ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात चीनी सैनिकों तक हथियार, रसद और ऑक्सीजन की टैंकों को पहुंचा रहा है। दरअसल चीन सैनिक हिमालय की इतनी ऊंचाई वाले इलाकों में रहने के अभ्यस्त नहीं है। इन इलाकों में ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम है। इसके साथ ही चीनी सैनिकों के अधिक बीमार होने के कारण बार बार एयरलिफ्ट कर नजदीकी सैन्य अस्पताल पहुंचाना पड़ता था। ऐसे में चीन ने इन इलाकों में अपनी एयर सप्लाई को मजबूत किया है। इससे चीनी सेना को भारतीय सीमा के नजदीक ज्यादा समय तक रुकने में सहूलियतें मिलेंगी। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के मुखपत्र पीएलए डेली के मुताबिक चीनी सेना ने अपनी उच्च ऊंचाई वाली सीमा चौकियों पर ऑपरेशनल क्षमता में सुधार के लिए 20 किलोमीटर आपूर्ति क्षेत्र स्थापित किया है। होटन सैन्य उप जिले में समुद्र तल से 17,700 फीट ऊपर तैनात एक सीमा रेजिमेंट के कमांडर ने अखबार को बताया कि सैनिकों के स्वास्थ्य और युद्ध की तत्परता के लिए तेज और अधिक विश्वसनीय ऑक्सीजन पहुंच महत्वपूर्ण है। होटन काराकोरम पठार पर झिंजियांग क्षेत्र में स्थित है। यह इलाका गलवान से बहुत दूर नहीं है, जहां 15 जून 2020 को चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। चीन और भारत 3500 किलोमीटर विवादित सीमा साझा करते हैं। भारत और चीन की सीमा पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां ऑक्सीजन का स्तर समुद्र तल के 40% से भी कम है। चीन की कोशिश सीमावर्ती इलाकों में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखने और साथ ही भारत पर दबाव बढ़ाने की भी है। इसके लिए वो लगातार सीमा पर सप्लाई को मजबूत कर रहा है। चीन ने कुछ दिनों पहले इसी इलाके में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास भी किया था। इस दौरान चीन ने ऊंचाई वाले इलाकों में अपनी सैन्य तैयारियों को परखा और दुश्मन पर ड्रोन से हमला करने के तरीकों का अभ्यास किया। माना जा रहा है कि चीन की इन हरकतों के कारण सीमा पर तनाव बना रहेगा और भारत भी पूरी तैयारी के साथ इन इलाकों में डटा रहेगा। और इस खबर पर हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हुए हैं, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह। मेजर शाह, बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। ये जो खबर है, ये खबर भारत के लिहाज से कितनी चिंताजनक? जी, भारत के लिहाज से चिंताजनक तो है, क्योंकि चीन एक ऐसा राष्ट्र है जिस पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता। इन्होंने हमारे किसी भी अग्रीमेंट का आदर नहीं किया, चाहे पंचशील पैक्ट हो, चाहे कोई सा भी पैक्ट हो, चाहे कोई सा भी अग्रीमेंट हो। हमारे कितने कोर कमांडर लेवल इनके साथ टॉक्स हुए हैं, बातचीत हुई है। अब 2020 से पेट्रोलिंग रुकी हुई थी। पिछले अब कुछ महीनों पहले, पिछले साल आखिरी में हिंदुस्तान ने बोला चलो एक और चांस दे देते हैं चीन को, कम्युनिकेशन से बात आगे निकलेगी, देखते हैं कि क्या है, इट्स वर्थ गिविंग अ चांस। तो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब ने इन्फॉर्म किया था उस टाइम पे कि ये रिजल्ट था जो डिस्कशंस जो हुए हैं हिंदुस्तान और चीन के बीच में, और एक अग्रीमेंट रीच हुआ था। और बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और शी जिनपिंग साहब की भी बायलैटरल टॉक्स हुई थी, और बॉर्डर स्टैंड ऑफ के को लेके। अब चीन जो है चालबाजी करता है, सबको मालूम है। हमारी आर्मी ने कॉशियसली ये कदम उठाए थे। मालूम था कि ये पॉलिटिकल डिसीजन था कि भाई चीन के साथ एक और मौका दें उनको। हमारी आर्मी क्योंकि ए पॉलिटिकल है बिल्कुल, हमारी आर्मी ने सोच समझ के टैक्टफुली हम तैनात तो थे। तो जी चिंताजनक बात है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी तैनात खड़ी हुई है हमारी सरहदों पे, दूर दराज इलाकों में, हमारे देशवासियों की रक्षा करने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए। तो चीन से घबराने की वैसे इतनी बात नहीं है, लेकिन हाँ चिंताजनक बात इसलिए है क्योंकि अगर कोई भी हमारा मित्र क्यों ना हो, हमारा भरोसा आम जिंदगी में बता रहा हूं मैं, हमारा भरोसा तोड़ता है, तो ये चिंताजनक बात होगी। ये इससे हमें नहीं, लेकिन एलएसी के पास मिलिट्री ड्रिल करना, ड्रोन का अभ्यास करना, सैन्य अभ्यास करना और अब हथियार और तमाम रसद पहुंचाना, क्या कोई तैयारी है? मेरे ख्याल से ये प्रैक्टिस कर रहे हो। हिंदुस्तान के साथ तो ये नहीं करेंगे, हिंदुस्तान के साथ तो ये अभी नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूं। हाँ, अगर करें तो करेंगे ये ताइवान के साथ। तो हो सकता है ये रिहर्सल, कई बार आप रिहर्सल करते हैं उसी जगह पे नहीं करते, कहीं और करते हैं रिहर्सल ना, तो बस ये रिहर्सल कर रहे होंगे कि भाई
ताइवान के साथ क्या करना है वो यहाँ पर इस बॉर्डर पे कर रहे होंगे, अपनी मसल्स फ्लेक्स कर रहे हैं, अपना दमखम दिखा रहे हैं कि कितनी ताकत है। दिखाने जो ताकतवर होता है ना उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती है। ताकतवर सबको पता है वो ताकतवर है। जो दिखाता है उसके पास नहीं होता है, जो नहीं दिखाता है उसके पास हम नहीं दिखाते, हम करके दिखाते हैं। फर्क है दोनों में। तो चीन जो है अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रहा है यहां पर, और वो बेचैन है कि भाई उनको सीरियसली नहीं ले रहे कोई, उनको भी सीरियसली लिया जाए तो वो परेशान, हैरान परेशान इसलिए है, लेकिन करेगा कुछ नहीं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। लेकिन उड़ाने वाले मेजर कुत्ते। शाह देपसांग और डेमचोक जैसे इलाकों में, संवेदनशील इलाकों में आप सहमति जताते हैं कि चलिए साहब पेट्रोलिंग करते हैं, एक एग्रीमेंट पर आते हैं और एक शांति बहाल की दिशा में एक तरफ कोशिश नजर आती है, लेकिन उसी वक्त आप इस तरह से मिलिट्री ड्रिल या स्ट्रेटेजिकली आप हथियार और रसद तमाम चीजें पहुंचाते हैं और ये एक मंशा जाहिर करती है कि आप शांति बहाल की कोशिश एक तरफ दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी मंशा कहीं ना कहीं ठीक नहीं लग रही है। बिल्कुल, मंशा तो इनकी कभी सही थी ही नहीं, बल्कि शी जिनपिंग ने ये ऐलान किया था कि बड़ी सभा में कि 2050 से पहले चीन जो है बहुत बड़ा नंबर 1 सुपर पावर बन जाएगा। जब ऐसा ऐलान करते हो पब्लिकली आकर, आपके ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है, और आप कोई हर्जा नहीं है किसी को भी सुपर पावर बनने में, आगे निकलने में। निकलो, शौक से निकलो और भी ताकतवर बनो, लेकिन अनएथिकल मीन से क्या करता है चीन? अब कोरोना काल में सबको पता है कि भाई कहां से आया था कोरोना, सबको पता है ये वायरस बायोलॉजिकल वॉरफेयर छोड़ा गया था दुनिया के खिलाफ। तो इनके चाइनीज ऑथर थे सन जू, इन्होंने किताब लिखी थी दी आर्ट ऑफ वॉर। उसमें बताया गया था कि युद्ध कैसे, जैसे हमारी चाणक्य रीति है ना, वैसे कि युद्ध कैसे लड़ना है बिना लड़े, बिना गोली फायर करे। तो यानी कि ये रिलाई करेंगे यूज ऑफ स्पाइस पे, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। तो ये हर तरीके के वॉरफेयर इस्तेमाल करेंगे। मगर चीन चाहता है कि बिना लड़े ही जंग को जीत जाए, बस आगे बढ़ता रहे। अब कैसे होएगा ये? चीन दगाबाजी जब करता है ना, चीन चालबाज, तभी तो कहते हैं चालबाज चीन। जब भी 1962 में देखा, जब मीर धन सिंह थापा, परमवीर चक्र, उनकी पोस्ट पे आते थे ये लोग इंदिजीनी बाय बाय, इंदिजीनी बाय बाय करके, और पीठ पे छुरा खंजर ठोक देते थे। तो चीन पे भरोसा करना बिल्कुल एक ट्रेड कॉशियसली वाली बात है। ये कि मालूम है कि आप किसी को बोल रहे हो हाँ हाँ मैं आप पे भरोसा करता हूं, कोई बात नहीं, और दिल में आपको मालूम है इस पे भरोसा नहीं करना है। अमूमन किस तरह की स्थिति रहती है? अब खासतौर पर अगर हम गलवान का जिक्र करें, यहाँ पर गलवान जैसी नौबत चीन की मंशा इसी तरह की रही होगी और वो उसके बाद गलवान का झड़प और 4 साल तक तनाव बना रहा। 4 साल के बाद हम एक एग्रीमेंट पर आते हैं कि ठीक है अब पेट्रोलिंग करने के लिए साझा सहमति बनती है, लेकिन किस तरह की स्थिति पोस्ट पर रहती है? चूंकि डिप्लोमेटिकली हम जरूर एक सहमति बना लेते हैं, कागज पर एग्रीमेंट हो जाता है, लेकिन वहां के सैनिक जो हैं, जो पोस्ट पर तैनात रहते हैं, उन्हें डे टू डे कहीं ना कहीं एक स्थिति बनी रहती है कि कभी कभी तनाव, कभी भी अटैक जैसी स्थिति बन सकती है। तो वहां पर जो तैनात रहते हैं सैनिक, उनके लिए कितनी ये चुनौती? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है सुमित जी। देखिए, जो सैनिक हैं हमारे लिए तो चुनौती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको जो लेह लद्दाख का रीजन है, मेरी रेजिमेंट वहां पर रह चुकी है कुछ चंद एक साल, तुम्हें मालूम है इसके बारे में। वहां पे मैं वो उनके साथ रह के आया था कुछ टाइम। तो वहां पर इतना तापमान, इतना ठंडा होता है कि आप यकीन नहीं मानेंगे, जूस होता है, जूस को भी हम गर्म करके पीते हैं। इस तरीके का वहां पे बहुत मुश्किल। लेक पेंगोंग सो जो कि वाटर बॉडी है, वहां पर इतनी ज्यादा ठंड होती है, खून जमा देने वाली ठंड। उस तापमान में हमारे फौजी वहां पे ब्रीफ करते हैं। चीनी फौजी जो है क्या करते हैं बताऊं आपको? ये रोबोटिक आर्मी तैयार करते हैं, क्योंकि इनके फौजी वो जाड़ा झेल नहीं पाते, तो इनमें वो दमखम है नहीं। इनके पास एक तो पहले तो वन चाइना पॉलिसी है, वन चाइल्ड पॉलिसी है। वन चाइल्ड पॉलिसी से तो इनको, आप YouTube पे देख लीजिए, मेरी चैनल पे कितने बार ये लोग डरते हैं हिंदुस्तान की सेना को आमने सामने करने में। बहुत लोग सोचते हैं कि चीन का बहुत दमखम है। ये 4 गुना ज्यादा डिफेंस प्रोडक्शन में हमारे से ज्यादा खर्च जरूर करते हैं, बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मगर हकीकत की बात ये है, मैं फैक्ट बता रहा हूं ये बात। बहुत लोग क्वेश्चन करेंगे कि क्या इतनी ताकतवर है वो? जितना वो दिखाते हैं, वो प्रोपेगेंडा में यकीन करते हैं, वो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, वो दिखाते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलते हैं।
कि हमारे पास ये है, वो है, ये है। इतने नहीं है, इतना नहीं है जितना वो दिखाते हैं अपने आप को। तो चीन जो है, रोबोटिक आर्मी तैयार करने का क्या मतलब? क्योंकि आप ज्यादा झेल नहीं पा रहे ना। हमने देखा कि 9 दिसंबर का वीडियो था 2022 में, आपने देखा था वो, हालांकि यांगसे का था या तवांग का था, किसी को पता ही नहीं, वैसे कोई पुष्टि हुई नहीं है। जी। जो हमारे सैनिकों ने डंडे से मार के खदेड़ा था इनको, पंजाबी में गाली दे दे के, बक बक के। आपने देखा होगा वो दादर दादर और भागे चीनी फौजी वहां से। तो ये बेसिकली इनमें बात वो नहीं है। अक्सर क्या होता है कि लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल, जो कि 3488 किलोमीटर स्ट्रेच का एक परसेप्शन है कि यहाँ पर उनका पोस्ट, यहाँ पे हमारा पोस्ट, यहाँ हमारा इलाका, वहां उनका इलाका, अक्सर आमना सामना हो जाता है बिल्कुल। और कहते हैं कि नहीं हमारे मैप के तहत तो ये इलाका हमारा है, वो कहते हैं नहीं हमारा है। और झड़प हुई है, हाथ झड़प हुई है। गलवान घाटी की बात करते हैं, वही हुआ था 2020 में। मैंने लेफ्टिनेंट कर्नल बाबू साहब के फादर का मैंने इंटरव्यू लिया था, मैंने उसके बाद। जी। तो उनके फादर ने बताया कि पूरा जो उनको घर पे जो खबर आई थी, गलवान की जो खबर आई थी, वो पूरा उसके वहां पे बयान किया। मेरे यूट्यूब चैनल पे है वो। तो गलवान में यही हुआ था ना कि जब आमना सामना हो गया था और बिना हथियार के कोई स्पेयर, लकड़ी, पत्थर, क्लब्स, उनसे लड़े थे हमारे फौजी और उनके फौजी भी। अब आप देखिए, हमारे फौजियों ने बहुत बहादुरी दिखाई। हमारे फौजी इन पे भारी पड़ गए इनके ऊपर, और इन पे इतना भारी पड़े कि स्ट्रेंथ जो है ना। अब आप देखिए, एक और चीज मैं यहाँ बोलूंगा कि जो रजांगला है, बैटल ऑफ रजांगला 1962 में लड़ा गया था कुमाऊं रेजिमेंट का। जी। मेजर शतान सिंह भाटी, परमवीर चक्र, 120 जवान, 40 कंपनी कुमाऊं रेजिमेंट की, और वो तैनात थी 13 कुमाऊं की। और जिस तरीके से हजारों फौजी, पूरी ब्रिगेड थी इनकी, चीनी की, जो धोया इनको। ये अब तक इनको याद होगा, वियतनाम में 1979 में चीनी को जो मार पड़ी थी ना वियतनाम में, क्योंकि वियतनाम ने स्ट्रेटेजिकली ऑपरेट किया था, बहादुरी से ही नहीं, केवल दिमाग से भी। वो उन्होंने क्या करा, जब चीनी सैनिक आ रहे थे तो वो पीछे हटते गए। टैक्टफुल मूव थी वो। जब वो उनके बॉर्डर गार्ड्स पीछे हटते गए, तकरीबन 20 किलोमीटर जब पीछे हटे, और चीनी ने कहा भैया वाह मजे आ गए, हम और आगे आते, तब वियतनाम की रेगुलर आर्मी ट्रैप लगाकर इंतजार कर रही थी। बूबी ट्रैप था ये, इंतजार कर रही थी चीनी फौजियों का। जैसे चीनी फौजी आए, जो धड़ाधड़ मारा वियतनाम ने इनको। चीनी फौजी बोले पीछे मुड़, तेज चल, दौड़ के छाल, और वो भागे वहां से। और दबदबा 20 किलोमीटर तो ग्राउंड कवर किया, क्या उससे ज्यादा ग्राउंड कवर कर लिया वियतनाम ने। चीन ने उसके बाद आज तक वियतनाम से पंगा नहीं लिया है। अभी नए साल में मेरे फैमिली मेंबर गए थे वियतनाम, वहां से उन्होंने बूबी ट्रैप्स और उनके एम्बुश और गुरिल्ला वॉरफेयर की फोटो भेजी। मैं असम राइफल्स में रहा था, तो मैंने कहा भाई, जो मेरे असम राइफल्स के जो नागा बॉयज थे, वो तो इससे बेहतर बूबी ट्रैप तैयार करते थे। तो हमारे जो फौजी हैं, चीनी फौजी नहीं टिक पाएंगे भैया, वो तो टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली गलवान में हुआ क्या था? आपने कहा था, इंटरव्यू भी आपने लिया उनके फादर का, तो गलवान में एग्जैक्टली हुआ क्या था? और इस तरह की स्थिति क्या अभी भी आ सकती है? भले ही ये शांति समझौता या तमाम एग्रीमेंट हुए हैं पेट्रोलिंग को लेकर, लेकिन क्या ये जो तैयारी लग रही है चीन की, तो इस तरह की झड़प की नौबत फिर भी आ सकती है? और कैसे ये झड़प हो जाती है? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, बहुत ही प्रैक्टिकल आर्म्स लेकर सवाल है। ये बहुत जरूरी है कि हमारे सारे दर्शक जो है, सिविलियन, सब समझें इनको विद ऑल रिस्पेक्ट, देखिए, क्योंकि एक बॉर्डर है, एक सरहद है। मैं ऐसे समझाता हूं कि अगर हमारा और हमारे पड़ोसी का एक दीवार नहीं है बीच में, तो हम अपनी गाड़ी वहां पार्क कर देंगे। वो कहेंगे गाड़ी हटाओ, अरे नहीं, हाँ क्यों है, यहाँ जमीन हमारी है, वो जमीन हमारी है। तो कोई दीवार ही नहीं है। यहाँ पे 3488 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहां पे कोई फेंसिंग ही नहीं है। तो अक्सर वो सोचते हैं कि उनका इलाका है, हम सोचते हैं कि हमारा इलाका है। हमने आमने सामने हम होते हैं। तो गलवान में बिल्कुल वही हुआ, हूबहू वही हुआ। आमने सामने हो गए। जब आमने सामने हो गए, तो ऐसा एक स्ट्रेच है जहां पर हथियार लेकर आगे पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, वो एग्रीमेंट के तहत। तो बिना हथियार के हमारे फौजी वहां पे पेट्रोल कर रहे थे। और जब चीनी वहां पे आए, तू मैं हुई और झड़प हुई। वहां पे हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल बाबू साहब, जो कि बिहार रेजिमेंट के बहादुर जाबाज महावीर चक्र से नवाजा गया इनको बाद में पोस्टह्यूमसली। ये वहां पर थे। जब जवानों को मालूम पड़ा कि भाई सीओ साहब थे, ये थे, सब आ गए जोश में। क्यों नहीं आएंगे भाई? एक सीओ साहब, एक फादर का दर्जा होता है एक रेजिमेंट। मतलब चीन की ओर से उकसाने वाली कार्रवाई होती है? हाँ हाँ।
चीन की तरफ से हुई थी उठाने वाली बगार। हम तो नहीं तो शांतिपूर्वक उन्हें वो किस तरह कहा जाता है? क्या चीन अब उस इलाके में जबरदस्ती घुस जाता है, उसके बाद फिर आप ये कहीं ना कहीं चीन की एक स्ट्रेटजी रही है हमेशा से कि उकसाओ फिर इंगेज करो। बिल्कुल 100% ये चीन की ये स्ट्रैटेजी रही है। इन्होंने नेपाल में भी वही किया था, हमला डिस्ट्रिक्ट में पिलर नंबर 12 और 13 तैयार किए थे, जो कि पिथौरागढ़ से 77 किलोमीटर की दूरी पे है। तो उनके फौजी वहां पर आ गए थे। उनके प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, केपी शर्मा ओली ने बोला कि नहीं, ऐसे तो कोई नहीं है। लेकिन सैटेलाइट इमेजरी के तहत जब मालूम पड़ा, टेक्नोलॉजी तो झूठ नहीं बोलेगी, टेक्नोलॉजी ने फोटो खींच ली, तब के चीनी फौजी आए थे वहां पर। तो चीनी का ये स्ट्रैटेजी रही है, एक सलामी स्लाइसिंग, डायरेक्टली आप घुस गए हो अंदर। तो चीन ये अक्सर करता है, जमीन हथियाने की कोशिश करता है। चीन जितने भी अनएथिकल 400 बीसी के जो भी है ना मैसेजेस, सब करेगा। तो सब तैयार वो गलवान वाली कहानी जो आप बता रहे थे कि बिना हथियार के पेट्रोलिंग दोनों सेना के जवान करते हैं और उसी दौरान ये झड़प की नौबत आती है। फिर झड़प कैसे होती है? फिर जब आमना सामना हो गया तो कि अक्सर क्या है, हम एक चेन बना के हमारे फौजी उनके फौजी खड़े होते हैं, तो मगर वो कहे हम आगे जाएंगे, हम आगे जाएंगे, और बस हाथों अगर अगर आप अनुमान तौर पे गाड़ी चला रहे हैं और ट्रैफिक सिग्नल पे कोई गलती से, उस पर भी लड़ाइयां हो जाती हैं। और गाड़ी से उतरो तो, और तो यहाँ पे झड़प हो गई, झड़प हुई। इसके बाद फिर आप पूछो मत, ऑल हेल ब्रोक लूज। हमारे फौजियों ने उनको जो धोया चीनियों को। तो उसके बाद फिर उसमें हमारे भी जवान शहीद हुए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन वो इलाका बड़ा मुश्किल है, वो बहुत ही टेरेन में बहुत मुश्किल, तो झड़प हुई वहां पे। और जिस तरीके से, और ऐसी मतलब आइंदा भी ऐसी स्थिति आ सकती है, ऐसा नहीं है कि तब हुआ तो खत्म हो गई बात। तो हमारे सैनिकों को हमेशा होशियार रहना चाहिए, और होशियार भी हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सरहदों पे। तो इस तरीके से, क्योंकि तू मैं होता है ना, हमारा बॉर्डर, आपका बॉर्डर, हमारा इलाका अक्सर देखा गया है, बट ऑन माई मैप इट शोज दिस। चीनी फौजी बोलता है वहां से, बट ऑन माई मैप इट शोज दिस, ऐसे करके। तो हमारे फौजियों ने तो बल्कि अब चाइनीज सीखनी शुरू कर दी है, नी हाओ मार, नी हाओ, इस टाइप से थोड़ा बहुत, ताकि उनसे कम्युनिकेट कर पाए, ताकि उनको बोलें कि भाई पीछे हटो, ये हमारा इलाका है। नहीं तो ये चीन जो है हमेशा चालबाजी में अव्वल दर्जे का है जी। हालांकि हाल में दिवाली के मौके पर मिठाइयां भी खिलाई गई एक दूसरे को, तो ये भी तस्वीर नजर आती है। लेकिन जरूर चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और चीन चालबाज है। चीन की मंशा पर आप कभी भी यकीन नहीं कर सकते हैं। इस लिहाज से हमारे सैनिक भी लगातार मुस्तैद हैं और अलर्ट हैं, तैयार हैं किसी भी तरह से चीनी सैनिकों की कोई भी नापाक इरादे को नाकाम करने के लिए। बहुत शुक्रिया मेजर शाह इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वो हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि किस तरह से वहां पर बॉर्डर पर हमारी सेना के जवान वहां पर तैनात रहते हैं और विपरीत परिस्थितियों में देश की सरहदों की रक्षा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में माहौल बिगड़ गया है। पाक और बांग्लादेशी क्रिकेटर में धक्का मुक्की हुई है। तंजीम हसन और मोहम्मद नवाज के बीच